हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय का रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम लोग आज पाचन को देखने का प्रयास करेंगे। पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाचन भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया है। याद रखिए पाचन क्या है। तो पाचन जो है भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, फैट को लिपिड में बदलता है। याद रखिएगा, प्रोटीन को किस में बदला जाता है? एमिनो एसिड में, और फैट को लिपिड में। आगे, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। याद रखिए, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है और सबसे अधिक छोटी आंत में पाचन होती है। याद रखिए, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आगे, पाचन के निम्नलिखित चरण है। पाचन के निम्नलिखित चरण कौन कौन सी है? तो इंजेशन, याद रखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन और एजुकुलेशन। याद रखिएगा, पांचों को याद रखिएगा। कौन कौन है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन और एजुकुलेशन। याद रखिएगा। आगे, पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जहाँ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखिएगा, पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आगे, इसी कड़ी में भोजन के पाचन में कई पाचन अंग भाग लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत जो पाचन में भाग लेता है। याद रखिएगा। तो सबसे पहले मुख को पढ़ते हैं। पाचन में सबसे पहला पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। तो मुख को पढ़ते हैं। मुख में 3 मुख्यतः भाग है। याद रखिए, मुख के जो है 3 मुख्यतः भाग है: दांत, जीभ और लार। लार यानी सेलेवा। याद रखिएगा। तो दांत को पढ़ते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे, दांत कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट का बना होता है। याद रखिए, दांत किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट का बना होता है। आगे, मनुष्य का दांत द्विविन्यासी यानी डाइफायोडोंट होता है। याद रखिए, द्विविन्यासी यानी डाइफायोडोंट होता है। ये दूध का दांत 20 और अस्थायी दांत कितना होता है? 32। याद रखिए, दूध का दांत कितना होता है? 20 और अस्थायी दांत कितना? 32। आगे, मनुष्य के अकल दांत जो है 20 से 25 वर्ष की अवस्था में आता है। याद रखिए, मनुष्य का जो अकल दांत कब आता है? 20 से 25 वर्ष की अवस्था में आता है। आगे, दांत के 4 प्रकार हैं। याद रखिएगा, कौन कौन है? तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे, इंसीजर का काम काटने का होता है। इंसीजर क्या करता है? काटता है। आगे, केनाइन का काम क्या है? तो केनाइन क्या करता है? फाड़ता है भोजन को। और प्रीमोलर का काम क्या है? तो प्रीमोलर का काम है तोड़ने का। याद रखिए, प्रीमोलर क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। और मोलर का क्या काम है? तो पीसता है। याद रखिएगा। आगे, नोट, दांतों का सबसे ऊपरी परत एनामेल कहलाता है, जो सबसे कठोर भाग है। याद रखिएगा, दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एनामेल कहा जाता है, जो सबसे कठोर भाग है। आगे, सबसे बड़ा दांत हाथी का दांत है, जो ऊपरी इंसीजर का भाग है। याद रखिए, हाथी का जो दांत जो बड़ा वाला दिखता है वो कौन सा रहता है? इंसीजर जो है रूपांतरित हो जाता है। आगे, गुटखा खाने से मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है। याद रखिए, गुटखा खाने से क्या चीज़ बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, जो कैंसर जनित है। याद रखिए, जो क्या है? कैंसर जनित है। आगे, अम्ल और मिठाई के सेवन से भी और फ्लोराइड के सेवन से भी दांत क्षरण होता है। याद रखिए, अम्ल और मिठाई और फ्लोराइड के सेवन से भी दांत क्षरण होता है। आगे, अगला है टॉपिक लार। लार यानी सेलेवा। मुंह में 3 जोड़ा ग्रंथि लार का होता है। याद रखिएगा, मुंह में जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, जिससे जो क्या निकलता है? तो लार निकलेगा। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा। जैसे वो 3 ग्रंथि कौन कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडुअल ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। याद रखिएगा, पैरोटिड, सबमेंडुअल और सबलिंगुअल। नोट, पैरोटिड ग्रंथि के सूज जाने से गलसुआ नामक बीमारी होती है, जो वायरस बीमारी थी। याद रखिएगा,
कौन सी ग्रंथि सूज जाने से गलसुआ बीमारी होती थी? तो पैरोटिड ग्रंथि के सूज जाने से जो है गलसुआ नामक बीमारी होती थी, जो वायरल बीमारी थी। आगे, लार में 98% पानी होता है और 2% एंजाइम होता है। याद रखिए, लार में जो है 98% पानी और 2% एंजाइम होता है। जैसे टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रखिए, टाइलिन और एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जबकि लाइसोजाइम जो है भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। याद रखिए, भोजन में जो बैक्टीरिया रहता है उसको कौन मारता है? लाइसोजाइम करता है। आगे, लार भोजन को नरम करता है। लार क्या करता है? भोजन को नरम करता है। चलिए, अगला टॉपिक है जीव। जीव को पढ़ते हैं। यह मस्कुलर ऑर्गन है। जीव क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें हजारों स्वाद कलियाँ होता है। याद रखिए, जीव में क्या? हजारों स्वाद कलियाँ होता है। जीव का अग्रभाग मिठास को अनुभव करता है। याद रखिए, जीव का अगला भाग क्या अनुभव करता है? मिठास अनुभव कराता है। मिठास के जस्ट ऊपर वाले दोनों भाग जो है नमकीन को अनुभव कराता है। मिठास के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कराता है? नमकीन को अनुभव कराता है। नमकीन के जस्ट ऊपर दोनों तरफ वाला भाग क्या कराता है? खट्टे का अनुभव कराता है। याद रखिए, मिठास के जस्ट ऊपर वाला खट्टे का भाग कराता है। खट्टे के ऊपर सबसे पीछे, याद रखिए, खट्टे के ऊपर यानी सबसे पीछे जो है कड़वा या तीखा का अनुभव कराता है। अब आइए आगे अन्य बातें। दूध का रंग उजला जो है केसीन प्रोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा। आगे, गाय में जो है दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। गाय के जो गाय का दूध का हल्का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। आगे, भैंस के दूध में 60% वसा होता है। भैंस के दूध में कितना प्रतिशत वसा होता है? 60% वसा होता है। दूध में मिठास जो है लैक्टोज के कारण होता है। याद रखिए, दूध में मिठास किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। आगे, दूध जो है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। याद रखिए, दूध के प्रोटीन को पचाने कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन एंजाइम पचाता है, जो बच्चों में सबसे अधिक निकलता है। आगे, अत्यधिक श्रम करने वाले पुरुष को जो है 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा जरूरत पड़ती है। याद रखिए, अत्यधिक श्रम करने वाले पुरुष को जो है कितना ऊर्जा चाहिए? 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। एंजाइम की खोज किसने किया था? बकनर। एंजाइम की खोज किसने किया था? बकनर। इस तरह बायोलॉजी के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग आज के सेशन में भारत की खनिज को देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्रिया खनिज को माना जाता है, जबकि खनिज उत्पादन अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्रिया को किसको कहते हैं? खनिज को कहते हैं, लेकिन खनिज उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया है। आगे, खनिज के सर्वेक्षण का काम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में। याद रखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। आगे, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में। याद रखिए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। नोट, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। याद रखिए, ओएनजीसी की स्थापना कब किया गया? 1956 में किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून है। याद रखिए, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। आगे, भारत में खनिज का भंडार है और कई खनिज के दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर के साथ साथ निर्यात स्थिति में है, जैसे लोहा, उर्वरक इत्यादि। याद रखिएगा। आगे, भारत की अधिकांश खनिज धारवाड़ तंत्र की है, जो कर्नाटक में है। याद रखिए, अधिकांश खनिज कहाँ है? धारवाड़ तंत्र, जो कर्नाटक में है। आगे, भारत में कोयला 98% गोंडवाना तंत्र में से संबंधित है। याद रखिए, भारत का कोयला जो है 98% जो है गोंडवाना तंत्र से मिलता है। आगे, भारत में अनेक नदी तंत्र में कोयला अधिक पाया जाता है। भारत के रूर का क्षेत्र, याद रखिए, भारत का रूर का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार को कहते हैं, जहाँ लोहा, तांबा, अवरक इत्यादि अधिक मात्रा में मिलता है। आगे, भारत का विंध्य तंत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए, भारत का विंध्य तंत्र किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आगे, खनिज के दृष्टि से भारत के प्रमुख राज्य कौन है? पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड है। याद रखिएगा। नोट, हाल ही में लिथियम के भंडार का पता जम्मू कश्मीर में मिला है।
जबकि सोने का विशाल भंडार का पता जमुई बिहार में मिला है। आगे नोट, लिथियम का उपयोग मोबाइल के बैटरी बनाने में भी किया जाता है। आगे भारत का अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए, भारत का अपतटीय क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। आगे खनिज का वर्गीकरण, खनिज का वर्गीकरण को देखते हैं। तो धातु खनिज में कौन कौन आता है? लोहा, तांबा, मैग्नीज और एल्युमिनियम क्या है? धातु खनिज है। आगे ऊर्जा खनिज कौन कौन है? ऊर्जा खनिज कोयला, यूरेनियम, थोरियम जो है ऊर्जा खनिज है। यूरेनियम जो है कोयला केरल के बालूघाट तट पर मिलता है। याद रखिएगा, भारत का एकाधिकार है। थोरियम पे किसका अधिकार है? भारत का एकाधिकार है। यूरेनियम गैस को क्या कहते हैं? पिंच ब्लेड। याद रखिए, यूरेनियम गैस कौन सा है? पिंच ब्लेड। और थोरियम गैस क्या है? मोनोजाइट। याद रखिएगा। आगे अब ये ईंधन खनिज, ईंधन खनिज कौन कौन है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ईंधन खनिज है। तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। नोट, फ्लाई ऐश, याद रखिएगा, फ्लाई ऐश थर्मल पावर से, फ्लाई ऐश किसको कहते हैं? तो थर्मल पावर से निकलने वाले अवशेष को फ्लाई ऐश कहते हैं। याद रखिए, फ्लाई ऐश किसको कहते हैं? तो थर्मल पावर से निकलने वाले ऐश को फ्लाई ऐश कहते हैं। आगे खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य, देखिए याद रखिएगा, उत्पादन में कौन कौन राज्य पहले स्थान पे है? तो लोहा में उड़ीसा है पहले स्थान पे, एल्युमिनियम में उड़ीसा है पहले स्थान पे, तांबा, हीरा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश है पहले स्थान पे, कच्चा तेल में राजस्थान है पहले स्थान पे, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पे, अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश है पहले स्थान पे, चांदी उत्पादन में राजस्थान है पहले स्थान पे, टीना उत्पादन में छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पे, सोना उत्पादन में कर्नाटक है पहले स्थान पे, प्राकृतिक गैस में असम है पहले स्थान पे, यूरेनियम में झारखंड है पहले स्थान पे। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है भंडार के दृष्टि से अग्रणी राज्य, यानी किस राज्य में सबसे अधिक भंडार है? तो बॉक्साइट सबसे अधिक भंडारण उड़ीसा में, मैग्नीशियम सबसे अधिक भंडारण उड़ीसा में, यूरेनियम सबसे अधिक भंडारण आंध्र प्रदेश के तुम्मातुल्ला में। आगे लोहा का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक के कुद्रेमुख में। याद रखिएगा। कोयला का सबसे अधिक भंडारण झारखंड के झरिया में, तांबा का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान के खेतरी में, कच्चे तेल का सबसे अधिक भंडारण असम में, हीरा का सबसे अधिक भंडारण मध्य प्रदेश के पन्ना में, अबरक का सबसे अधिक भंडारण आंध्र प्रदेश में, चांदी का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में, टीन का सबसे अधिक भंडारण हरियाणा में, सोना का सबसे अधिक भंडारण बिहार जमुई में जो हाल ही में खोजा गया है, प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडारण असम में। आगे अगला टॉपिक है खनिज उत्पादन वैश्विक दृष्टि से, यानी वैश्विक दृष्टि में खनिज कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, तांबा सबसे अधिक चिली, यानी चिली के चक्की कमरा जो है सबसे अधिक तांबा उत्पादन करता है, कोयला, अबरक, सीसा, टीना, सोना सबसे अधिक चीन उत्पादन करता है। याद रखिएगा, कोयला, अबरक, सीसा, टीना और सोना सबसे अधिक चीन उत्पादन करता है। कच्चा तेल सबसे अधिक अमेरिका उत्पादन करता है, हीरा सबसे अधिक रूस उत्पादन करता है, लोहा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका उत्पादन करता है, प्राकृतिक गैस रूस सबसे अधिक उत्पादन करता है, चांदी मैक्सिको सबसे अधिक उत्पादन करता है। याद रखिए, चांदी सबसे अधिक कौन उत्पादित करता है? मैक्सिको उत्पादित करता है। प्लेटिनम सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका उत्पादित करता है और यूरेनियम कजाकिस्तान सबसे अधिक उत्पादित करता है। अगला टॉपिक है खनिज भंडारण की दृष्टि से वैश्विक स्थिति। खनिज भंडारण में कौन सा देश सबसे अधिक है? पहले स्थान पे है। तो बॉक्साइट के भंडारण में गिनीज प्रथम स्थान पे है, कोयला भंडारण में अमेरिका पहले स्थान पे है, तांबा भंडारण में चिली पहले स्थान पे है, कच्चा तेल भंडारण में वेनेजुएला पहले स्थान पे है, सोना, लोहा, शीशा भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, हीरा और प्राकृतिक गैस में रूस पहले स्थान पे है भंडारण में, चांदी के भंडारण में पेरू पहले स्थान पे है, टीना भंडारण में चीन पहले स्थान पे है, प्लेटिनम भंडारण में दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले स्थान पे है,
अवरक भंडारण में भारत पहले स्थान पे है। यूरेनियम भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। और मैग्नीज भंडारण में अफ्रीका पहले स्थान पे है। आगे, भारत में महत्वपूर्ण खनिज वितरण क्षेत्र और प्रमुख खान, यानी कहाँ कौन सी खनिज मिलती है। जैसे लोहा कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो कर्नाटक के कुद्रेमुख में मिलता है लोहा, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में मिलता है और झारखंड के सिंहभूम में लोहा मिलता है। अगला है मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मिलता है। तो महाराष्ट्र के भंडारा में मिलता है महाराष्ट्र के भंडारा में मिलता है मैग्नीज, मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलता है मैग्नीज और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मैग्नीज मिलता है। अगला है तांबा राजस्थान में मिलता है, राजस्थान के खेतरी में। आगे, बॉक्साइट उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलता है। उड़ीसा के कोरापुख में मिलता है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मिलता है, याद रखिए। आगे, सोना कर्नाटक में मिलता है, कोलार और हट्टी के क्षेत्र में, याद रखिएगा। सोना कर्नाटक में मिलता है, कोलार और हट्टी के क्षेत्र में। आगे, हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलता है। अब ये अवरक कहाँ मिलता है, तो हजारीबाग कोडरमा में मिलता है, याद रखिए। हजारीबाग कोडरमा में जो है अवरक मिलता है। कोयला रानीगंज और झरिया में मिलता है। रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में और झरिया झारखंड में। अब ये यूरेनियम झारखंड, आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो झारखंड में जादूगोरा में मिलता है यूरेनियम और आंध्र प्रदेश के तुम्मातुल्ली और लंबापुर में यूरेनियम मिलता है। आगे, अगला है थोरियम जो है केरल के बालूघाट में मिलता है, याद रखिए। थोरियम कहाँ मिलता है, केरल के बालूघाट में। अब ये अन्य बातें, एलो केक का दूसरा नाम यूरेनियम ऑक्साइड है, याद रखिए। एलो केक का दूसरा नाम क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड है। आगे, एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मिलता है, जो सर्वोत्तम कोयला है, याद रखिएगा। कोयला का सबसे अधिक आयात चीन करता है, याद रखिए। कोयला का सबसे अधिक आयात कौन करता है, चीन करता है। आगे, असम का डिगबोई और नरकटिया, गुजरात का कोल और तुमेज, देखिए गुजरात का कोल और तुमेज, और महाराष्ट्र का बम्बई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। असम का डिगबोई और नरकटिया, गुजरात का कोल और लुमेज, महाराष्ट्र का बम्बई हाट जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। आगे, प्राकृतिक गैस भी सबसे अधिक उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे, भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और कोयले की सबसे अंतिम प्रकार लिग्नाइट है, जो सबसे अधिक नवेली तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिए। सबसे अंतिम प्रकार की कोयला लिग्नाइट जो कहाँ पाया जाता है, नवेली तमिलनाडु में पाया जाता है। इस तरह ज्योग्राफी का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर 25/7/2023 का पहला क्वेश्चन है, रूस का एक सेविंग बैंक SBER बैंक जो भारत में अपना पहला IT यूनिट, याद रखिए, बंगलुरु में खोलेगा। रूस का जो एक सेविंग बैंक है SBER बैंक जो अपना पहला यूनिट बैंक कहाँ स्थापित करेगा, बेंगलुरु में करेगा। इसकी अनुमति जो है RBI ने दिया है, याद रखिएगा। रूस के जो सेविंग बैंक को किसने अनुमति दिया है, RBI ने दिया है। आगे, SBER बैंक की स्थापना 1841 में हुआ था। तो 1841 में किसने किया था इसकी स्थापना, तो निकोलाई प्रथम ने जो है SBER बैंक की स्थापना किया था। आगे, अब ये RBI के बारे में समझते हैं। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुआ था। यंग हिल्टन आयोग को जो है शाही आयोग भी कहा जाता है। आगे, RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। आगे, प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कोलकाता था, वर्तमान में RBI का मुख्यालय मुंबई है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखिएगा। RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, याद रखिएगा। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आगे, IIT मद्रास ने अपना विदेश में पहला केंद्र
जंजीबार तंजानिया में खोलेगा, याद रखिएगा। आगे, भारत की दो महत्वपूर्ण मूल्यवान कंपनी कौन कौन सी है? तो पहले स्थान पर रिलायंस है और दूसरे स्थान पर HDFC है। आगे, भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी है? तो RBI है, याद रखिएगा, जो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे, मद्रास बैंक, बम्बई बैंक और कोलकाता बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था, जिसे 1955 में SBI बनाया गया। 1955 में ही SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे, दूसरा क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2024 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर जो है लंदन है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पर कौन सा है? QS वर्ल्ड रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो लंदन का पहले स्थान पर स्थान है और टोक्यो जो है दूसरे स्थान पे, याद रखिएगा। टोक्यो का कौन सा स्थान है? टोक्यो यानी जापान का दूसरे स्थान पे है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में। आगे, भारत का एक भी शहर जो है रैंकिंग 100 में शामिल नहीं है, याद रखिए। मुंबई का स्थान जो है 118वां है। आगे, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में जो है सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है और भारत का स्थान 80वां है। आगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है, याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। इंग्लिश चैनल किस दो देशों के बीच है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है इंग्लिश चैनल है, याद रखिएगा। आगे, डोवर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोवर बैंक जो है मछली उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है। आगे, ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब का संबंध क्या है? तो चार्ल्स थर्ड का जो है राज्याभिषेक समारोह है, याद रखिएगा। ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब का संबंध किससे है? तो चार्ल्स थर्ड के राज्याभिषेक समारोह से है। आगे, तीसरा क्वेश्चन है, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में किया गया, याद रखिएगा। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है। कुल 18 देश ने इसमें भाग लिया है, याद रखिएगा। भारत ने पहली बार भाग लिया है। इसमें पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर मालदीव है और तीसरे स्थान पर भारत है, जिसने एक ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। आगे, विश्व सर्फिंग लीग जो है अगस्त 2023 में भारत में होगा, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में होगा, याद रखिएगा। सर्फिंग खेल का मतलब पानी में होने वाली खेल। आगे, मलेशिया मास्टर किसने जीता है हाल ही में? एच प्रणय जीता है। ओरलियंस ओपन किसने जीता हाल ही में? तो प्रियांशु राजावत ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी जीता है। आगे, यूनेक्स सनराइज कप किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में जो है कुंडलावत जीता है और महिला वर्ग में NC यांग जीता है, याद रखिएगा। आगे, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी बेनेट, याद रखिए, हाल ही में टोनी बेनेट का निधन हो गया, जिसका संबंध संगीत से है, याद रखिएगा। टोनी बेनेट का संबंध किससे है? संगीत से है, जिसका हाल ही में निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया है। यह अमेरिका के रहने वाले थे, जो 20 से अधिक बार जो ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके थे। आगे, हाल ही में तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो रिकी केश ने जो है अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। आगे, कनक रेले का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से था, जिसका हाल ही में निधन हो गया, जो केरल के रहने वाली थी। आगे, बालकृष्ण दोषी का संबंध वास्तुकला से है, जिसे हाल ही में पद्म विभूषण मिला था, याद रखिएगा। दिलीप महालनोबिस का संबंध ORS के घोल के खोज से है, जिसे हाल ही में पद्म विभूषण मिला है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो नीलमणि फूफन को मिला था, जिसका इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? दामोदर मोजा को दिया गया था। आगे, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रवि शंकर थे, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रवि शंकर थे। आगे, इन्हें जो है बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए जो है
ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। बेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए दिया गया था। 5वां क्वेश्चन है कैनबिस मेडिसिन, याद रखिए कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। कैनबिस क्या है? तो भांग, मरीजुआना और THC जो है कैनबिस पदार्थ है। आगे इसकी खेती के लिए इसे मंजूरी दिया गया है। तो इसका प्रयोग, कैनबिस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो दर्द के दवा में किया जाएगा और न्यूरोथेरेपी में किया जाएगा। आगे जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जम्मू कश्मीर है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? लेवेंडर या बैंगनी क्रांति कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ जो है हंगुल जानवर पाया जाता है, याद रखिएगा। हंगुल जानवर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दाचिंगम जो जम्मू कश्मीर में है। आगे जम्मू कश्मीर से लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था। आगे G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, याद रखिएगा। आगे 1948 में जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार बना जिसके प्रधानमंत्री जो है शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार कब बना था? 1948 में बना था, जिसमें जो है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था। आगे जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 1956 में आया था, याद रखिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब आया था? 1956 में आया था। आगे जम्मू कश्मीर का इतिहास रातरंगनी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक कलहन थे, याद रखिएगा। आगे 6ठा क्वेश्चन है इनकम टैक्स डे हाल ही में 24 जुलाई को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी, याद रखिए। इनकम टैक्स डे जो है 2010 से प्रारंभ हुआ था, जो 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह जो है 164वां संस्करण था, याद रखिए। इनकम टैक्स डे यह कौन सा संस्करण था? 164वां संस्करण था। इसका आयोजन नई दिल्ली में वित्त मंत्री द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आगे 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर पेश किया था, इसीलिए जो है 24 जुलाई को आयकर डे के रूप में मनाया जाता है। आगे हाल ही में बजट में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दिया गया, याद रखिएगा। स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। और हाल के बजट में जो है 2.5 लाख से 3 लाख रुपया को जो है कर मुक्त कर दिया गया, याद रखिएगा। आगे GST का पूरा नाम क्या है? गुड सर्विस टैक्स है। इसका स्थापना 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। आगे यह एक अप्रत्यक्ष कर है। विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना किया गया था। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। आगे आयकर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। आयकर और निगम कैसा कर है? आयकर और निगम कर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। आगे देश में पहली बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, और इसी कड़ी में जो है टैक्स कानून भी लागू हुआ था। आगे 9वां क्वेश्चन है गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल दूसरी बार मुख्य न्यायाधीश बनी है, याद रखिएगा। सेकंड मुख्य न्यायाधीश है, दूसरी नहीं, दूसरी मुख्य न्यायाधीश है। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल जो है दूसरी मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे यह 29वीं मुख्य न्यायाधीश है। आगे इसको शपथ जो है वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाया है। आगे यह देश की एकमात्र महिला वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। आगे गुजरात के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस सोनिया गोकानु थी, याद रखिएगा, जो कार्यवाहक न्यायाधीश बनी थी। आगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ है। आगे सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, याद रखिए, जो हिमाचल प्रदेश की थी। आगे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमा कोहली थी, याद रखिए। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमा कोहली थी। आगे केरल हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, जो भारत की पहली न्यायाधीश बनी थी, याद रखिएगा। अन्ना चांडी जो है भारत की पहली न्यायाधीश बनी थी, जो केरल राज्य की थी। आगे केरल हाई कोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आशीष जितेंद्र देसाई बने हैं, याद रखिएगा। केरल के वर्तमान
आशीष को सिर्फ याद रखिए, पूरा नाम याद रखना कठिन है। केरल हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आशीष है। आगे, तेलंगाना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आलोक को याद रखिए। आलोक अर्धे है लेकिन आलोक को याद रखिए। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आलोक अर्धे है, आलोक याद रखिए। 8वां क्वेश्चन है, सीएम खेत सुरक्षा योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। याद रखिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। आगे, पंचामृत योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था गन्ना के लिए। आगे, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? अभिधम चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आगे, विश्व टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। आगे अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पर, क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पर है। आगे, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सीमा उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। आगे, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है और राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। याद रखिएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिए, उत्तर भारत के कानपुर शहर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, मिशन शक्ति स्कूटी योजना जो हाल ही में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ। याद रखिए, मिशन शक्ति स्कूटी योजना जो हाल ही में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे शुरू किया। याद रखिएगा, इस स्कूटी योजना का इस योजना में स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपया लोन दिया जाएगा। आगे, जनजातीय खेल महोत्सव हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। इकामारा परियोजना जो हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है, जो लिंगराज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। आगे, यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है हाल ही में उड़ीसा के जागा मिशन को दिया गया है। आगे, कोणार्क मंदिर का दूसरा नाम क्या है? सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा। यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह प्रथम ने करवाया था। आगे, सप्त पैगोडा कहाँ है? तो सप्त पैगोडा जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो पल्लव वंश ने करवाया था। आगे, इसी को जो रथ मंदिर भी कहा जाता है। सप्त पैगोडा मंदिर को जो है रथ मंदिर भी कहा जाता है। आगे, अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। आगे, 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो है केरल में स्थापित किया गया। याद रखिए, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। आगे, केरल जो है स्टार्टअप कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। याद रखिएगा, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? केरल स्टार्टअप कंपनी के द्वारा किया गया है। यह जो है नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। आगे, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। आगे, ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो शिलोंग मेघालय में है। याद रखिएगा, के फोन परियोजना हाल ही में केरल में स्टार्ट हुआ है। केरल देश का पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट सेवा स्टार्ट किया। याद रखिएगा, INS विक्रांत जो है कोच्चि से लॉन्च किया गया है, जो 2 सितंबर 2022 को किया गया था लॉन्च। याद रखिएगा, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था। आगे, केरल का डांस कौन कौन है? तो कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पादयानी। याद रखिएगा, जिसमें से कथकली और मोहिनीअट्टम जो है क्लासिकल डांस है। आगे, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। इसी मंदिर में जो मकरविलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे, गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूर में, याद रखिए, आंध्र प्रदेश के कुरनूर में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है। इस तरह करंट का सेशन भी यहीं समाप्त होता है और सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।